हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएस लॉ एकेडमी। दिस इज दिव्या। लास्ट क्लास में हमने ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर पढ़े थे। आज हम एक्सेप्टेंस, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, अब ये तो हमें पता ही है कि एग्रीमेंट होने के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ये दोनों होना जरूरी है। एक आदमी ऑफर देगा और दूसरा आदमी उसको एक्सेप्ट करेगा, तभी ये एग्रीमेंट कहलाया जाएगा। अब सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है एक्सेप्टेंस के बारे में? व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. जिस पर्सन को यहाँ पे हम उसको बोलेंगे ऑफरी, तो ऑफरी को जब ऑफर मिला है या प्रपोजल मिला है और वो सिग्निफाई करता है कि मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। अब ये सिग्निफाई ये कैसे भी कर सकता है, ओरल कर सकता है या फिर रिटर्न कर सकता है या फिर बाय कंडक्ट भी कर सकता है। तो ये जब सिग्निफाई कर दिया कि मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, तब उस सिग्निफिकेंस से इसको एक्सेप्टेंस कहलाया जाएगा। ठीक है। और प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तब इसको क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। प्रपोजल is the final expression of assent to the terms of the offer. प्रपोजल क्या है? ये एक फाइनल एक्सप्रेशन है ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशंस के। अब एक्सेप्टेंस 3 टाइप के होते हैं, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड एंड कंडीशनल या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अब एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस क्या होता है? जब आप एक्सेप्ट करते हो थ्रू रिटन या फिर वर्बली उसको बोलते हो या एक्सप्रेस करते हो कि मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। अब मान लो आपका फ्रेंड आपके पास आया और बोला कि क्या तुम मेरा लैपटॉप आज 40,000 रुपीज में खरीदोगे? आप बोलते हो हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा लैपटॉप 40,000 रुपीज में आज खरीद लूंगा। ये क्या हुआ? ये आपने ओरली एक्सेप्ट किया, सो दिस इज एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। सेम कंडीशन में आप मान लो आपका फ्रेंड फ्री रहता है कि क्या तुम मेरा लैपटॉप खरीदोगे आज 40,000 रुपीज में। आप सीधा वो 40,000 रुपीज उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो, तो ये हो गया इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि आपने कंडक्ट कर दिया ना, आपने एक्ट ही कर दिया। सो दिस इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। अब कंडीशनल एक्सेप्टेंस, जिसको हम क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं, वो क्या होता है? जब कोई आपके पास आता है ऑफर लेके, आप उस ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चेंजेस कर देते हो या मॉडिफाई कर देते हो, आपने कंडीशन डाल दिया उसके टर्म्स एंड कंडीशन में, तो वो हो जाता है कंडीशनल एक्सेप्टेंस। अब मान लो सेम सिनेरियो हम लेते हैं, आपका फ्रेंड आपके पास आया कि क्या तुम मेरा लैपटॉप आज 40,000 रुपीज में खरीद लोगे? आपने कहा ठीक है, मैं खरीद लूंगा 40,000 रुपीज में, लेकिन ये तुम अब 30,000 रुपीज ले लो, मैं बाकी के 10,000 रुपए तुम्हें कल दूंगा। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे आपने उसके ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया। सो दिस इज अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस। अब वैलिड एक्सेप्टेंस होने के लिए कुछ एसेंशियल्स है या कुछ रूल्स है जो फुलफिल होने जरूरी है। अगर ये एलिमेंट्स फुलफिल हो गए तब तो इसको हम वैलिड एक्सेप्टेंस कहलाए जाएंगे। पहला क्या है? एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। जिसने आपको ऑफर किया है, आपको अपना एक्सेप्टेंस उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड शुड बी मेड टू द ऑफरर। यहाँ पे केस आ जाता है फेल्टहाउस वर्सेस बिंडली। अब फेल्टहाउस का जो नेफ्यू था, उसके पास एक हॉर्स था, तो वो ये हॉर्स एक ऑक्शन में बेच रहा था। ठीक है। और मिस्टर बिंडली उस ऑक्शन के ऑक्शनर थे। तो फेल्टहाउस ने अपने नेफ्यू को ऑफर दिया कि मैं तुम्हारा हॉर्स खरीद लूंगा, और अगर तुम मुझे रिप्लाई नहीं देते हो तो मैं यही समझूंगा कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया ये ऑफर। तो नेफ्यू ने क्या किया ना, नेफ्यू ने उनके ऑफर का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन उसने बिंडली को बोल दिया कि मेरा हॉर्स मत बेचना, मैं और किसी को बेच रहा हूँ। अब यहाँ पे नेफ्यू और बिंडली के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया और वो उसका हॉर्स कोई थर्ड पार्टी को बेच दिया। तो यहाँ पे अब फेल्टहाउस बिंडली के अगेंस्ट में केस कर दिए और उन्होंने कहा कि देखो ये तो ऑलरेडी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो चुका था मेरा और मेरा नेफ्यू के बीच में। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि आपके नेफ्यू ने एक्सेप्टेंस आपको कम्युनिकेट ही नहीं किया, और जब तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं होता है तब तक एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा, इसलिए ये कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ। ठीक है। नेक्स्ट एसेंशियल क्या है वैलिड एक्सेप्टेंस का? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी। अब जो एक्सेप्टेंस कर रहा है वही कम्युनिकेट करेगा कि मैंने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इट इज नेसेसरी that acceptance must be communicated to the offerer
either by the offeree or his authorized person. Communication made by an unauthorized person does not result in a contract. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट केस है पॉवल वर्सेस ली। इसको आप अच्छे से याद रखना, ये आपको यूजीसी नेट में भी बहुत बार पूछा जाता है, प्लस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, ये जो मिस्टर पॉवल है इन्होंने हेडमास्टर पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और कमिटी ने डिसाइड किया कि हम पॉवल को अपॉइंट कर लेंगे, लेकिन पॉवल को कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं दी गई थी कमिटी की तरफ से। लेकिन क्या हुआ ना, उस कमिटी के एक अनऑथराइज्ड पर्सन ने पॉवल को पहले ही इनफॉर्मली बोल दिया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया एज अ हेडमास्टर। अब बाद में कमिटी ने डिसाइड किया कि हम पॉवल को अपॉइंट नहीं करेंगे, हम और किसी को अपॉइंट कर रहे हैं एज अ हेडमास्टर। तो यहाँ पे पॉवल ने केस फाइल कर दिया। तो यहाँ पे अब कोर्ट ने कहा कि देखो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि आपको जो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन मिला था ये एक अनऑथराइज्ड पर्सन से मिला था, कमिटी के कोई भी ऑथराइज्ड मेंबर ने आपको कम्युनिकेट नहीं किया, इसलिए ये कोई वैलिड एक्सेप्टेंस ही नहीं था, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। थर्ड है, एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जब कोई ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है तब ये अनक्वालिफाइड होना चाहिए, कोई आप उसमें कंडीशन नहीं लगा सकते। ठीक है, when the letter of acceptance contemplates future negotiations for finalization of terms and condition of contract, there arises no contract. A contract arises if the offer is accepted unconditionally. ठीक है, अब यहाँ पर भी हम एक केस ले लेते हैं, हाइड वर्सेस रेंच। इस केस में क्या हुआ ना, रेंच ने हाइड को ऑफर किया अपना फार्म एट 1000 पाउंड में, तुम मेरा फार्म खरीद लो एट 1000 पाउंड में। तो हाइड ने बोला कि नहीं, मैं 1000 में तो नहीं खरीदूंगा, मैं 950 पाउंड में खरीद लूंगा। तो रेंच ने मना कर दिया कि नहीं, 950 में तो मैं नहीं बेचूंगा। तो हाइड ने कहा अच्छा ठीक है, मैं 1000 पाउंड में ही खरीद लेता हूँ। तो अब यहाँ पे रेंच ने मना कर दिया कि नहीं, अब मुझे तुम्हें नहीं बेचना अपना फार्म। तो यहाँ पे अब हाइड ने रेंच के अगेंस्ट में केस कर दिया कि देखो ये तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी फॉर्म हो चुका था, अब ये मुझे अपना फार्म नहीं बेच रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा ये जो आपने बोला ना कि मैं 950 पाउंड में खरीदूंगा, ये हुआ काउंटर ऑफर। तो जब आपने काउंटर ऑफर दिया ना तो ओरिजिनल ऑफर फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपका काउंटर ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए रेंच बाउंड नहीं है। तो फिर अब जब ओरिजिनल ऑफर है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, ये नलिफाई हो गया। तो यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, फोर्थ रूल क्या है, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब देखो, जब कोई ऑफर कर रहा है तो हो सकता है कि वो बता दे कि आप जब एक्सेप्ट करो तो मेल के थ्रू ही करो। अगर आप बाय फोन उसको कॉल करके बताते हो कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो फिर ये माना नहीं जाएगा। ठीक है, अगर प्रपोजल में मेंशन किया गया है कि किस मोड से एक्सेप्टेंस करना है तब तो आप वही करोगे। अदरवाइज जहाँ पर मेंशन नहीं किया जाता है कि एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट करना है, तो वहां पे यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर जो फॉलो किया जाता है वैसे ही आप कम्युनिकेट करोगे एक्सेप्टेंस। ठीक है, इफ द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रपोजल, the acceptance has to be in that prescribed manner, otherwise the same may be made in some usual and reasonable manner. अब इसमें कब, जैसे मान लो ए ने बी को बोला कि तुम मेरा घर खरीद लो एट 5 लाख रुपीज। अब बी ने क्या किया ना, बी ने एक्सेप्ट तो कर लिया। अब बी कोई दूसरा रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में जाके एडवर्टाइज कर देता है, लिख देता है कि ए मैं तुम्हारा घर खरीद रहा हूँ एट 5 लाख रुपीज। तो ये कोई रीजनेबल मैनर नहीं है एक्सेप्टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सेप्टेंस एज अ वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। फिफ्थ क्या है, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड व्हाइल द ऑफर इज स्टिल सबसिस्टिंग। जब ऑफर एग्जिस्ट कर रहा है तभी आपको वो एक्सेप्ट करना है। अगर ऑफर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आप उस ऑफर को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। Acceptance should be made while the offer is still alive and subsisting. Acceptance after the lapse of offer cannot give rise to a contract. A ने B को बोला कि 3 दिन के अंदर में तुम मुझे बता देना कि क्या तुम मेरा फोन खरीद रहे हो क्या। अब B 4th डे A को बताता है कि हाँ मैं तुम्हारा फोन खरीद रहा हूँ, तो ये अब एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब 3 दिन के बाद में ये ऑफर लैप्स हो जाता है। तो अब जब लैप्स हो गया ऑफर तो आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो
तो या तो वो एक्सेप्टेंस बाय एक्सप्रेस हो सकता है या इम्प्लाइड वे से भी हो सकता है। अब एक्सप्रेस क्या है, जब आप उसको क्लियर टर्म से बता देते हो ओरली या रिटन, मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और इम्प्लाइड क्या है, जब आपने कोई कंडक्ट या एक्ट कर दिया और उस एक्ट से पता चल रहा है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब मान लो कि हम जब सिटी बस में ट्रैवल करते हैं, हम सीधा सिटी बस में चढ़ के सीट ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जब आप सिटी बस में चढ़ गए तो वो क्या हुआ, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कि मैं इस सिटी बस का बस फेयर पे करूंगा। सो दिस इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, ये आपने कंडक्ट से ही इम्प्लाई कर दिया। अब और एक एग्जांपल है, अब जैसे हम सुपरमार्केट में जाते हैं, अब वहां से हम अपने शॉपिंग कार्ट में कई सामान रख लेते हैं और सीधा कैश काउंटर में जाके हम अपना सामान रख देते हैं ताकि वो बिल बना दे। तो ये क्या हुआ, ये भी एक कंडक्ट हुआ, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कि मैं ये सारे प्रोडक्ट्स खरीद रहा हूँ। सो दिस इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट है, एन एक्शन विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल इज नो एक्सेप्टेंस। अब आपको जब पता ही नहीं है ऑफर के बारे में तो आप उस ऑफर को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। एक वैलिड ऑफर होने के लिए द ऑफरर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द ऑफर। आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये एक ऑफर है। जब तक आपको पता ही नहीं है तो आप उसको एक्सेप्ट कैसे करोगे। एन एक्शन टेकन विदाउट नॉलेज ऑफ द ऑफर डज नॉट कंस्टिट्यूट वैलिड एक्सेप्टेंस, एज एक्सेप्टेंस मस्ट बी अ कॉन्शियस रेस्पॉन्स टू एन ऑफर। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये 1913 का केस है। अब इस केस में क्या हुआ, ये जो गौरी दत्त है ना, ये लालमन का सर्वेंट था। अब गौरी दत्त का नेफ्यू गुम गया था, तो लालमान ने गौरी दत्त को बोला कि तुम मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आओ। अब गौरी दत्त तो चला गया नेफ्यू को ढूंढने के लिए। अब पीछे से लालमान ने अनाउंस कर दिया कि जो भी मेरा नेफ्यू को ढूंढेगा मैं उसको 500 रुपीज दूंगा। अब गौरी दत्त आ गया नेफ्यू को लेके। अब गौरी दत्त ने क्लेम किया कि मुझे तो रिवॉर्ड चाहिए। अब लालमान ने मना कर दिया कि ये रिवॉर्ड तो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि गौरी दत्त को ये रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लालमान ने ये जो अनाउंस किया था ना ₹501 का, ये गौरी दत्त के पीछे से अनाउंस किया था। तो गौरी दत्त को उस टाइम में नॉलेज नहीं थी कि ऐसा कोई ऑफर एग्जिस्ट कर रहा है क्या। अब जब गौरी दत्त को पता ही नहीं है ये ऑफर के बारे में तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा। तो यहाँ पे गौरी दत्त को रिवॉर्ड नहीं मिला। अब नेक्स्ट है, रिजेक्टेड ऑफर्स कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इफ रिन्यूड। अब आपने अगर ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो? नहीं। लेकिन अगर ये ऑफर फिर से रिन्यू हो जाए तब क्या एक्सेप्ट कर सकते हो? यस, रिन्यू हो जाता है अगर ऑफर वापस से, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। Once an offer is rejected by the offeree, it is terminated. The offeree cannot later accept the original offer unless the offerer renews or restates it. A rejected offer cannot be revived at the will of the offeree. यहाँ पे ये केस आ जाता है स्टीवेंसन एंड कंपनी वर्सेस मैकलिन। अब इस केस में क्या हुआ, मैकलिन ने स्टीवेंसन को ऑफर किया कि तुम मेरा आयरन खरीद लो, ठीक है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी उसने लगा के रखे थे। अब इन दोनों के बीच में कुछ नेगोशिएशन हुआ, ठीक है, और स्टीवेंसन ने फिर रिजेक्ट कर दिया उस ऑफर को। फिर बाद में स्टीवेंसन ने क्या किया ना, फिर से ये ओरिजिनल ऑफर एक्सेप्ट करने की अटेम्प्ट किया। अब यहाँ पे मैकलिन ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर स्टीवेंसन चले गए कोर्ट में। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो अब ओरिजिनल ऑफर है ये लैप्स हो गया जब आपने इसको रिजेक्ट किया था। तो कोर्ट ने क्या कहा, इनिशियली जब आपने ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो वो ओरिजिनल ऑफर वहां पर लैप्स हो जाता है, तो स्टीवेंसन अब उसको रिवाइव नहीं करा सकता। अब ओरिजिनल ऑफर रिवाइव कब होगा, जब ऑफरी, जब मैकलिन चाहेगा तभी ये रिवाइव होगा, ठीक है। तो रिजेक्टेड ऑफर्स कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इफ रिन्यूड, अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सेप्ट रिजेक्टेड ऑफर्स, ठीक है। लास्ट है, मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। मतलब कि आप अगर मन ही मन में सोच रहे हो कि ठीक है मैं इसका ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता है। एक्सेप्टेंस तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना। एंड एक्सेप्टेंस टू बी बाइंडिंग मस्ट बी कम्युनिकेटेड। mere mental decision to accept the offer does not give rise to a contract. There must be some external expression such as writing, speech or conduct, ठीक है।
अगर आपको ये क्लास आज की अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। एंड फॉर ऑनलाइन क्लासेस आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स दिए गए हैं, आप वहां से मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।